बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू आईटी के प्लेटफॉर्म से और फ्री आईटी ट्रेनिंग के प्लेटफॉर्म से आपका होस्ट मोहम्मद उमर खालिद हाजिर खिदमत है। अच्छा दोस्तों, कल के लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट इंस्टॉलेशन टाइप्स को डिस्कस किया था और हम लोगों ने विंडोज 10 हाइपरवाइजर के ऊपर एक वर्चुअल मशीन बना के देखी थी और हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के इंस्टॉलेशन को जो डिस्कस किया था और मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ बताया था कि क्लीन इंस्टॉलेशन क्या होती है, अपग्रेड इंस्टॉलेशन क्या होती है और ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन क्या होती है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ये शिकायत कर रहे थे कि वो जो हाइपरवाइजर इंस्टॉल नहीं कर पाए। रीजन क्या थी कि उनके पास ऑपरेटिंग सिस्टम पुराना था। अब जो स्टूडेंट्स जिनके पास विंडोज 10 नहीं है, उनके पास कोई पुराना एडिशन है विंडोज का और वो स्टिल प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं और विंडो भी दोबारा इंस्टॉल नहीं करना चाह रहे, मैं तो रिकमेंड ये करूंगा कि आप अपने पीसी को वाइप करके या आप जो है दोबारा से फ्रेश इंस्टॉलेशन कर लें अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे, और ताकि आप हाइपरवाइजर भी प्रैक्टिस करें। अगर आप नहीं करना चाह रहे किसी भी वजह से, आप जो है अफोर्ड नहीं कर सकते री इंस्टॉलेशन, तो देन जो है आप फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल पीसी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें या माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल सर्वर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें या VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल कर लें या VMware सर्वर आप इंस्टॉल कर लें। उसके जरिए से भी जो है आप अपने सारे लैब सेटअप कर सकते हैं। अच्छा, कल हम लोगों ने डिटेल से देखा था क्लीन इंस्टॉलेशन में अपग्रेड इंस्टॉलेशन में क्या फर्क है और फिर हम लोगों ने अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन, जिसको ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन कहते हैं, उसको भी डिटेल से डिस्कस किया था। अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन हम लोग जो अनअटेंडेड आंसर फाइल के जरिए से भी कर सकते हैं, सिस्प्रेप के जरिए भी कर सकते हैं जब हमारे पास आइडेंटिकल हार्डवेयर हो, तो इमेजिंग या क्लोनिंग की टेक्निक को यूज करते हुए। रिमोट इंस्टॉलेशन या WDS विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, ये एक ही चीज को दो मुख्तलिफ नाम है। 2003-2008 में इसको रिमोट इंस्टॉलेशन सर्विसेज कहा करते थे। 2012 टू ऑनवर्ड जो है इसका नाम है विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। फिर माइक्रोसॉफ्ट डिप्लॉयमेंट टूल किट जो है और सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, ये लेटेस्ट टूल है माइक्रोसॉफ्ट के, कि अगर आपने एंटरप्राइज लेवल के ऊपर जो है ना बल्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप लोगों ने इंस्टॉल करने हो और फिर आपने उसमें कुछ कस्टमाइजेशन करनी हो, आपने अपने प्रोसेस को सेमी ऑटोमेट करना है या फुली ऑटोमेट करना है, तो उस मकसद के लिए हम लोग ये दो टूल यूज करते हैं। इसके जरिए से आप ना सिर्फ विंडो इंस्टॉल कर सकते हो, बल्कि आप लोग जो है ड्राइवर्स भी इंस्टॉल कर सकते हो, यूटिलिटीज भी इंस्टॉल कर सकते हो, एंटीवायरस भी, ब्राउजर भी, डिफरेंट ग्राफिक पैकेजेस भी और ऑफिस पैकेजेस वगैरह भी आप डिप्लॉय, मतलब डिफरेंट एप्लीकेशन को भी आप जो है डिप्लॉय कर सकते हो सर्वर के जरिए से क्लाइंट साइड के ऊपर। ये सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर या MDT, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर का पार्ट नहीं होता, बल्कि अलग से माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, अलग से सर्वर है, ये अलग से आपको कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं। तो इंशाल्लाह लेटर ऑन हम लोग ये इंस्टॉल करके देखेंगे। अच्छा, क्लीन इंस्टॉलेशन, अपग्रेड इंस्टॉलेशन, माइग्रेशन का आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉलेशन करनी है उसको क्लीन इंस्टॉलेशन कहते हैं। अपग्रेड जो होता है वो इन प्लेस अपग्रेड का मतलब है कि एग्जिस्टिंग को ओवरराइड कर देता है, और माइग्रेशन के अंदर क्या होता है कि आप करते हो तो क्लीन इंस्टॉलेशन, लेकिन अपने डेटा का बैकअप ले लेते हो और फिर उसको जो है डेस्टिनेशन पे स्टोर कर डालते हो ताकि यूजर्स की फाइलें वगैरह जो है वो प्रिजर्व हो। जब भी आप लोग हार्डवेयर आप चेंज करते हो तो क्लीन इंस्टॉलेशन करते हैं, और जब भी आपने हार्डवेयर चेंज नहीं करना, सिर्फ विंडोज को ऑपरेटिंग सिस्टम को नया आपने इंस्टॉल करना है, तो फिर उसके लिए रिकमेंडेड अपग्रेड इंस्टॉलेशन करें, आपको जो दोबारा से एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं। अपग्रेड को और माइग्रेशन का यहाँ पर कंपैरिजन दिया हुआ है कि क्या फायदा है क्या नुकसान है, कल डिटेल से आप लोगों ने डिस्कस किया था। और फिर कि हम लोग जो है ना स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम को स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अपग्रेड कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम में अपग्रेड हो जाए। एक तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट में अपग्रेड होता है और 64 बिट 64 बिट में होता है। इसके अलावा क्रॉस प्लेटफॉर्म भी अपग्रेड नहीं होता और क्रॉस फैमिली भी अपग्रेड नहीं होता। क्रॉस फैमिली का मतलब क्या है कि ऑलरेडी आपके पास क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्वर के अंदर आप अपग्रेड नहीं कर सकते। सिमिलरली आप जो है सर्वर के अंदर अगर आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड एडिशन है, उसको आप जो है स्टैंडर्ड एडिशन से अगर आप जो है उसको डिग्रेड करना चाह रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि जिस सर्वर से आप उसको क्लाइंट में लेके आए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ना तो अपग्रेड कर सकते हैं क्लाइंट को सर्वर में, ना सर्वर को क्लाइंट में डिग्रेड कर सकते हैं आप लोग। अब जो 95, 98, मिलीनियम, NT4, 2000 बहुत ज्यादा लेगेसी पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनको हम लोग जो है ना इन प्लेस अपग्रेड नहीं कर सकते विंडोज 7 के अंदर या विंडोज 8 के अंदर या विंडोज 10 के अंदर, विंडोज 11 के अंदर आपको ऑफकोर्स न्यू इंस्टॉलेशन ही करनी पड़ेगी। अच्छा, जो आपके विंडोज विस्टा SP1 SP2 है, ये डायरेक्ट आपके अपग्रेड हो जाती है विंडोज 7 के अंदर, और विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1 डायरेक्ट अपग्रेड हो जाती है विंडोज 10 में, और विंडोज 10 जो है वो डायरेक्ट अपग्रेड हो जाती है आपके विंडोज 11 के अंदर। अच्छा, फिर माइक्रोसॉफ्ट ने जो है ना कुछ टूल किट्स जो है वो प्रोवाइड की हुई है कि अगर आपने एंटरप्राइज एनवायरनमेंट के अंदर अगर आपने इंस्टॉलेशन करनी है, तो माइक्रोसॉफ्ट के कुछ एडवाइजरी टूल हैं। ये एडवाइजरी टूल जो है ना आप लोगों के जो है ना डाउनलोडेबल एप्लीकेशंस हैं, जिनकी मदद से जो है ना जो आपको आइडेंटिफाई करके बताते हैं कि आपके एक्चुअल जो है रिक्वायरमेंट है कि आपकी नीड्स की बेस के ऊपर जो है ना आपको ये कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की जो है ना रिपोर्टिंग आपको करके दे देती है कि आया कि आपका एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबल भी है या नहीं है। मतलब आपको सजेशन प्रोवाइड करते हैं कि आपको हार्डवेयर अपडेट करने की जरूरत है या नहीं है, या कौन सा अप्रोप्रिएट एडिशन जो है ना आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से सूटेबल है। और फिर आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करती है कि कौन सा वेरिएंट जो है किस वेरिएंट में, कौन सा फ्लेवर किस फ्लेवर में आपका अपग्रेड होगा। तो ये
जो एडवाइजरी टूल आपने इंस्टॉल करना है, इसके लिए पहले आपके पास .NET 2.0 एटलीस्ट होना चाहिए, MS XML ये फीचर होना चाहिए, और आपके पास हार्ड डिस्क पर 20 MB जो है ना फ्री स्पेस होनी चाहिए। और फिर ये टूल इंस्टॉल करने के लिए आपके पास जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस भी होने चाहिए, और आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन भी होना चाहिए। मतलब कि आप लैपटॉप पे या अपने डेस्कटॉप पे जब लॉग इन होगे तो आपके पास एडमिन अकाउंट होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट या आम लोकल यूजर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब जिस यूजर के पास आपके पास इंस्टॉलेशन के राइट्स हो। अच्छा, अपग्रेड करने का जो प्रोसेस है विंडोज 10 का, वो क्या है कि पहले आप उसको जो है ना अपने एनवायरनमेंट को एवेलुएट करते हो, माइक्रोसॉफ्ट प्लानिंग असेसमेंट टूलकिट के जरिए से कर सकते हो, या आप एडवाइजरी टूल के जरिए से कर सकते हो। फिर ये है कि आप जो है एहतियातन जो है आप बैकअप ले लो अपने डेटे का, फिर आप अपग्रेड प्रोसेस करो, फिर उसके बाद वेरीफाई करो, और फिर उसके बाद अगर कोई विंडोज के सिक्योरिटी अपडेट्स आए हुए हैं, कोई पैचेस आए हैं, वो आप इंस्टॉल कर लो। बैकअप हम लोग यहाँ पर एहतियातन ले रहे हैं कि गॉड फॉरबिड अगर कोई भी सिनेरियो इस तरह का बनता है कि आपके जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन होती है, या आपके दरमियान में जो है वो बिजली आप लोगों की टर्मिनेट हो जाती है, या कुछ भी आपकी बैटरी जो है वो हो जाती है, आपके एग्जॉस्ट हो जाती है, बैटरी आपकी खत्म हो जाती है, तो ये ना हो कि आपका जो है अपग्रेड प्रोसेस जो है ना इनकम्प्लीट रहे, और फिर ना आप आगे के रहो ना पीछे के रहो। तो बेहतर ये है कि जब भी आप अपग्रेड कर रहे होते हो तो आप जो है ना बैकअप ले लें अपने डेटा का, सेफर साइड के ऊपर। जब आपने विंडोज 10 को या विंडोज 7 को आप लोगों ने अपग्रेड करना है, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आया कि आपका कंप्यूटर जो है वो मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट भी पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा, और जो एप्लीकेशन आप इसको रन करना चाह रहे हो कंपेटेबल भी हैं या नहीं है। ये अब आपके थर्ड पार्टी पैकेजेस भी हो सकते हैं, या फिर आपकी कंपनी की जो है ना इंटरनल एप्लीकेशन भी हो सकते हैं, लाइक आपकी कंपनी का अपना इंटरनल जो है वो ERP सिस्टम भी हो सकता है, पेरोल सिस्टम हो सकता है, या अटेंडेंस का कोई सॉफ्टवेयर वगैरह हो सकता है, या आपका इंटरनेट पोर्टल वगैरह हो सकता है। अच्छा, आप अपग्रेडेशन से पहले जो है ना एवेल्युएशन के लिए जो है ना डिफरेंट टूल्स आप लोग यूज कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट के फ्री टूल्स हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट के साइट से डाउनलोड कर सकते हो। विंडोज अपग्रेड एडवाइजर भी है, एप्लीकेशन कंपैटिबिलिटी टूलकिट भी है, स्टैंडर्ड यूजर एनालाइजर टूल भी है, माइक्रोसॉफ्ट असेसमेंट एंड प्लानिंग टूलकिट भी है। इनमें से जो भी आपको बेहतर लगे, जो आपको आसान लगे, आप वो यूज कर सकते हो। अच्छा, जब हम लोगों ने विंडोज की इंस्टॉलेशन, अच्छा फिर ये है कि बेहतर ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी हमने अपग्रेड करना है तो पहले डेटा का बैकअप ले लें। अच्छा, बैकअप आप कैसे ले सकते हो? आप अपने DVD के ऊपर ले सकते हो, CD राइटर के जरिए CD के ऊपर राइट कर सकते हो, नेटवर्क शेयर के ऊपर स्टोर करवा सकते हो, या एनी बैकअप मीडिया जो है आपको एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, या आप अपनी पासपोर्ट ड्राइव, या फिर अपने फ्लैश ड्राइव के ऊपर भी बैकअप ले सकते हो आप। अच्छा, अपग्रेड परफॉर्म करने के लिए जो है ना आपने सिंपल सेटअप की एग्जी को आपने रन करना है, यानी विंडोज 7 के अंदर बैठे हुए हैं तो विंडोज 8 की या विंडोज 10 के डायरेक्ट जो है आप सेटअप रन कर दें। ठीक है, और then जो है, अच्छा, माइग्रेशन के लिए कौन कौन से टूल जो है ना वो यूज होते हैं? माइग्रेशन का मतलब क्या है कि आप क्लीन इंस्टॉलेशन ही कर रहे हो, लेकिन आप ये चाह रहे हो एप्लीकेशन तो चलो हम नई सिरे से इंस्टॉल कर लेंगे, लेकिन जो यूजर्स की फाइल है, यूजर ने जो चीजें डाउनलोड की हुई है, जो उनकी ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, जो इमेजेस हैं, जो इंटरनेट के फेवरेट्स वगैरह हैं, वो आपने प्रिजर्व करने हैं। यूजर के कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डेटा वगैरह जो आपने उस प्रिजर्व करना है। तो उसके लिए दो टूल है माइक्रोसॉफ्ट के, विंडोज इजी ट्रांसफर के नाम से, वेट के नाम से टूल है, और यूजर स्टेट माइग्रेशन टूल के नाम से। ठीक है, तो ये आपको जो है ना ये टूल्स आपको हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि इस कंपोनेंट को जो है ना आप लोग माइग्रेट कर सकते हो किस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। माइग्रेशन टूल्स जो है, माइग्रेशन प्रोसेस के अंदर भी यही है कि पहले आप बैकअप ले लें, फिर विंडोज 10 इंस्टॉल करें, फिर उसके ऊपर सिक्योरिटी अपडेट्स पैचेस वगैरह करें, फिर मैनुअल इंस्टॉलेशन करेंगे, और देन उसके बाद जो है ना आप उसको रिस्टोर कर लेंगे अपने डेटा को। ठीक है, विंडोज 10 के ऊपर आपने माइग्रेशन करनी है, उसी प्रोसेस को उसने बताया हुआ है कि बैकअप जो है वो किस चीज का लेता है। बैकअप जो है ना बेसिकली यूजर स्टेट्स का बैकअप लेता है, जिसके अंदर इंक्लूड होता है यूजर्स की सेटिंग्स, और जिसके अंदर एप्लीकेशन की सेटिंग और यूजर का डेटा। ठीक है, और इसके लिए आप कौन सा टूल यूज कर सकते हो? विंडोज इजी ट्रांसफर या यूजर स्टेट माइग्रेशन टूल। और विंडोज का इंस्टॉलेशन आप DVD के जरिए से भी कर सकते हैं, नेटवर्क शेयर के जरिए से भी कर सकते हैं। ये विंडोज क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम की अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, चाहे विंडोज 7 है, चाहे विंडोज 8 है, विंडोज 10 है, विंडोज 11 है, कोई भी है। अच्छा, माइग्रेशन प्रोसेस जो है इसका फायदा क्या है? कीप योर कंप्यूटर सिक्योर बाय कीपिंग अप विद करंट अपडेट्स, सिलेक्ट चेक फॉर अपडेट ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन, चेक फॉर अपडेट्स आफ्टर इंस्टॉलेशन। अगर तो आपको ये डाउट है ना कि आपके कंप्यूटर में कोई वायरस है, कोई सस्पिशियस फाइल है, तो फिर हमेशा रिकमेंडेशन ये होती है कि आप क्लीन इंस्टॉलेशन करें। जब क्लीन इंस्टॉलेशन होगी, ऑफ कोर्स आपकी ड्राइव फॉर्मेट होगी, जब फॉर्मेट होगी तो सारे के सारे जो आपके जितने भी अगर कोई मालवेयर है, जो कोई ट्रोजन है, जो आपका
सस्पिशियस फाइल है वो आपकी सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। तो सेफर साइड के ऊपर जो है ना रिकमेंडेशन है कि आप क्लीन इंस्टॉलेशन करें। लेकिन अगर आपको ये डाउट है कि जी डेटा जो है वो कीमती है और डेटा आपका जाया ना हो, तो फिर आप विंडोज इजी ट्रांसफर के जरिए से या विंडोज डिप्लॉयमेंट टूल किट के जरिए से या फिर जो है आप यूजर स्टेट माइग्रेशन टूल के जरिए से आप जो है ना यूजर्स की सेटिंग्स वगैरह को जो है ना आप माइग्रेट कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, माइग्रेट यूजर सेटिंग एंड डेटा बाय यूजिंग वेट। वेट जो है ना एक रिकमेंडेड टूल है कि सिनेरियो के अंदर जहां पे आपके पास स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर हो जिनकी आपने माइग्रेशन करनी है। ये क्या करता है, to migrate by using wet, store the Windows 7 wet file to use on the source computer। ये जो है ना पहले some sort of बैकअप ले लेगा आपके जो है ना यूजर स्टेट को पिक कर लेगा वो आपके जो है ना, और आपका सब एक तरह का बैकअप जो है ना बना के यूजर की कॉन्फ़िगरेशन का रख लेगा। देन फिर इसका सेकंड स्टेप क्या होता है, माइग्रेट फाइल एंड सेटिंग फ्रॉम द सोर्स कंप्यूटर टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर बाय यूजिंग विंडोज इजी ट्रांसफर नेटवर्क या रिमूवेबल मीडिया। कि जब आपने उसकी कॉन्फ़िगरेशन आपने प्रिजर्व कर ली थी, तो उसके बाद जब आपने विंडो इंस्टॉल कर ली, क्लीन इंस्टॉलेशन कर ली, तो अब आप उसको जो है डेस्टिनेशन पर रिस्टोर कर सकते हैं नेटवर्क की मदद से भी, रिमूवेबल मीडिया नेटवर्क शेयर की मदद से भी, या फिर जो विंडोज इजी ट्रांसफर केबल के जरिए भी, कि एक सोर्स कंप्यूटर एक डेस्टिनेशन कंप्यूटर इस तरह से भी आप कर सकते हैं डायरेक्ट। जिस तरह आप दो मोबाइल जोड़ते हैं इस तरीके से बिल्कुल डायरेक्ट दो कंप्यूटर्स को जोड़ के आप जो है ये काम कर सकते हो। Migrating user setting and data using wet. Prepare for your migration on the destination computer. Close all the active programs. Close Windows Easy Transfer. Click next. Select transfer method. This is my new computer. Computer does not have wet. Select destination media and save wet file. ये अब जो है ना डेस्टिनेशन कंप्यूटर के ऊपर आपने जो स्टेप्स करने हैं इसने वो बताया कि आपने क्या करना है। पहले सारे के सारे प्रोग्रामों को आपने क्लोज कर देना और फिर उसके बाद जो है ना विंडोज इजी ट्रांसफर को आपने रन करना है, और फिर आपने इस तरीके से जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी हुई है उनको आपने फॉलो करना। और ट्रांसफर फाइल एंड सेटिंग बाय यूजिंग नेटवर्क, कि आपने नेटवर्क के जरिए से अगर वो आपने ये सोर्स डेस्टिनेशन में ट्रांसफर करना है तो फिर आप ये ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करोगे। ठीक है, मतलब वेट के प्रोसीजर्स को बताया हुआ। अच्छा, वेट जो है ना विंडोज इजी ट्रांसफर जो है ना ग्राफिकल यूटिलिटी है, जबकि यूएसएमडी जो है ना ये एक स्क्रिप्ट टेबल कमांड लाइन टूल है, और ये इसके अंदर आप बहुत ज्यादा जो है ना हाई कस्टमाइजेशन इसके अंदर आप कर सकते हो, यूजर्स के प्रोफाइल्स को माइग्रेट कर सकते हो। और नॉर्मली जो आईटी प्रोफेशनल्स है ना वो लोग जो है ना इस टूल को यूज करते हैं, कि अगर आप बिगिनर नहीं हो, अगर आप एक्सपर्ट हो, आप ऑलरेडी एमसीसी एमसीएसए एमसीआईटीपी वगैरह आपने किया होगा और आप विंडोज एनवायरनमेंट के ऊपर आपका अच्छा हैंड्स ऑन है, तो फिर आप यूजर स्टेट माइग्रेशन टूल का यूज करते हुए पहले config.xml फाइल आप जनरेट करवाओगे। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ना migration.xml फाइल आप जो है ना यूज करोगे। ठीक है, इसका मकसद क्या है, कि मकसद ये होता है कि आप जो है अपने यूजर्स की सेटिंग्स को आप जो है ना प्रिजर्व करना चाह रहे हो, चाहे वो एप्लीकेशन की सेटिंग है, चाहे वो प्रोफाइल की सेटिंग है, चाहे वो उसका डेटा पड़ा होगा। ठीक है, स्कैन स्टेट जो होती है ना इसके अंदर से हम लोग जो है ना उसको बैकअप लेते हैं, एक तरह से स्टोर करवाते हैं, और लोड स्टेट जो है ना इसको हम डेस्टिनेशन के ऊपर रिस्टोर करवाते हैं। ये दो कमांड्स होती है इसमें यूएसएमटी के अंदर। अच्छा, जब आपने विंडोज इंस्टॉल करनी है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल करना है, चाहे वो आपका क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो आपका सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लाइंट और सर्वर को तो पता है ना आपको, कि जो हम लोग घरों के अंदर या वर्किंग प्लेस में, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, विंडोज 7, विंडोज विस्टा, विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज 10 या विंडोज 11, ये हमारे क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो है ना जो यूजर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं, लाइक आपके विंडोज 2003 सर्वर हो सकता है, 2008 सर्वर हो सकता है, 2008 R2 हो सकता है, 2012 सर्वर हो सकता है, 2016 सर्वर हो सकता है, 2019 सर्वर हो सकता है, और 2022 सर्वर हो सकता है। तो हम लोग अपने कोर्स के अंदर इंशाल्लाह जो है ना ये 2016, 2019 और 2022 तीनों का हम लोग जो है ना कंपैरिजन देखेंगे। लेकिन कोई भी आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, चाहे वो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट का पता होना चाहिए कि मिनिमम आपको कितना प्रोसेसर चाहिए, कितना रैम चाहिए, और कितने आपके जो है ना स्टोरेज आपको रिक्वायर है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए। जहां से आप लोग ये डाउनलोड करते हो माइक्रोसॉफ्ट का ISO या इमेज वगैरह, वहां पे जो है माइक्रोसॉफ्ट ने इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है और मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट जो वहां पे बताई हुई है। अगर किसी को नहीं पता तो बुक से भी देख सकता है, प्लस इसके अलावा जो माइक्रोसॉफ्ट की साइट से वो डाउनलोड कर सकता है। सर्वर का काम होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना, कि अगर आपने फाइल सर्वर बनाना है, एप्लीकेशन सर्वर बनाना है, मेल सर्वर बनाना है, एंटीवायरस सर्वर बनाना है, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट सर्वर बनाना है, बैकअप सर्वर बनाना है, तो फिर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। अच्छा, फिर जितने नाम मैंने आपके सामने लिए एडिशंस के, 2003, 2008, 2012, 2016, 2019, 2022, इन सब के अंदर डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, मतलब इनके अंदर फिर डिफरेंट जो है ना फ्लेवर्स हैं।
और फिर ये 32 बिट के अंदर भी होते हैं, 64 बिट के अंदर भी होते हैं। फिर जब आपने इंस्टॉलेशन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हाइपरवाइजर की आपकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है, आपने वर्चुअल मशीनें आपने बनानी है या नहीं बनानी। अच्छा, अगर हम लोगों ने इन प्लेस अपग्रेड करना सर्वर फैमिली के अंदर, हम सर्वर को डिस्कस कर रहे हैं, पहले हम लोगों ने देखा क्लाइंट फैमिली को। इन प्लेस अपग्रेड हम लोग अगर कर रहे हैं किसी अर्लियर वर्जन को, किसी अर्लियर एडिशन को, तो वो भी स्पेसिफिक एडिशंस के अंदर ही अपग्रेड हो सकता है। आप ये नहीं कर सकते कि आपके पास ऑलरेडी विंडोज 2008 का जो है वो आपके पास एंटरप्राइज एडिशन चल रहा है, अब आप ये कहो कि जी मैं 2008 R2 स्टैंडर्ड के अंदर उसको अपग्रेड कर लूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। स्टैंडर्ड के अंदर अपग्रेड होगा, एंटरप्राइज के अंदर अपग्रेड होगा, डेटा सेंटर के अंदर आपके अपग्रेड होगा। अच्छा, इसका अपग्रेड का फायदा क्या होता है कि एक तो आप अपने एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सेटिंग्स है उसको प्रिजर्व कर सकते हो, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस की जो सेटिंग्स है उसको प्रिजर्व कर सकते हो, और जो आपका जो डाउन टाइम है, जो आपके इंस्टॉलेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉलेशन का, वो कम से कम होगा। अपग्रेड जो जल्दी हो जाता है, और क्लीन इंस्टॉलेशन के अंदर जाहिर है आपको दोबारा से नए सिरे से सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ती है। अगर आपने विंडोज 2008 से 2008 R2 में अपग्रेड कर लिया, तो अब आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप इसको रोल बैक कर सको। तो सिमिलरली अगर आपने 2012 से 2016 पे अपग्रेड कर लिया, तो आप 2016 से 2012 पे दोबारा वापस नहीं जा सकते। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2000 के ऊपर 16 के ऊपर हम लोगों ने माइग्रेशन करनी है। A migration occur when you install Windows Server 2016 and 19 on a new hardware to move the services, application and data from an existing server. अच्छा, माइग्रेशन जो होती है ये भी क्लीन इंस्टॉलेशन ही है, लेकिन इसके अंदर ये होता है कि हम लोग बैकअप उठा लेते हैं और फिर बैकअप को हम डेस्टिनेशन पे रिस्टोर कर सकते हैं। मेन बेनिफिट जो है, जो पहले हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, क्लीन इंस्टॉलेशन जो हमेशा रिलायबल होती है। आपको पता है इसमें जितने भी आपके जो सस्पिशियस फाइल्स है सारी की सारी रिमूव हो गई हैं, और क्लीन इंस्टॉल। अच्छा, माइग्रेशन के अंदर क्या होता है, द सोर्स सर्वर कैन बी मेंटेन्ड फॉर रोल बैक। तो माइग्रेशन के अंदर एक ही अपॉर्चुनिटी होती है कि आप जो है रोल बैक कर सकते हो। अपग्रेड के अंदर आप रोल बैक नहीं कर सकते, माइग्रेशन के अंदर आप रोल बैक कर सकते हो। अच्छा, रोल बैक का मतलब क्या? मिसाल के तौर पे आपके पास पहले एक IBM का पेडिस्टल सर्वर है। पेडिस्टल सर्वर का मतलब है टावर सर्वर, जो मतलब सर्वर CPU खड़ा होता है जिस तरह आपका जो है ना, उसको बोलते हैं पेडिस्टल सर्वर। ये आपके पास रैक माउंटेड सर्वर है, 1U 2U सर्वर जो ना आपके रैक के अंदर लगा हुआ है। अब वो हार्डवेयर की सपोर्ट खत्म हो गई हुई है, हार्डवेयर आपका ऑब्सोलीट हो गया हुआ है, लेकिन उसके ऊपर आपकी कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट की बहुत सारी एप्लीकेशंस और यूजर का डेटा पड़ा हुआ है। अब आप लोगों ने IBM के ब्लेड चेसिस ली हैं और उसके अंदर ब्लेड सर्वर्स लगे हुए हैं। एक चेसी के अंदर फॉर एग्जांपल 5 या 6 ब्लेड लगे हुए हैं। अब मैनेजमेंट आपको कहती है कि जी आपने भाई विंडोज सर्वर 2016 या 2019 इंस्टॉल करना है, बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉल करना है, लेकिन यूजर्स का जो डेटा है, जो कंपनी के एप्लीकेशंस हैं और जो सेटिंग्स वगैरह, वो आपकी प्रिजर्व होनी चाहिए। तो फिर आपका पुराना सर्वर तो अपनी जगह पे लगा हुआ, उसको नहीं आप छेड़ रहे। आप क्या करोगे, आप यूजर स्टेट माइग्रेशन टूल के जरिए से या किसी भी टूल के जरिए से आप उसका बैकअप उठा लोगे कॉन्फ़िगरेशन का, और नए सर्वर पे, नए हार्डवेयर पे आप फ्रेश इंस्टॉलेशन करोगे, डीवीडी के जरिए से, USB के जरिए से, ISO के जरिए से, नेटवर्क शेयर के जरिए से, किसी भी जरिए से। और फिर उसके बाद जो है वो बैकअप से आप उसको रिस्टोर कर लोगे। मतलब पहले स्कैन स्टेट से आपने सारा USMT के जरिए से यूजर्स की प्रोफाइल वगैरह, डेटा वगैरह उठाया, और फिर लोड स्टेट के जरिए से आपने डेस्टिनेशन को उसको रिस्टोर कर दिया। You can perform testing on the new server before putting it into the production. और फिर नए सर्वर पे इंस्टॉलेशन करने के बाद आप उसको प्रोडक्शन के अंदर लाने से पहले आप उसको टेस्टिंग कर सकते हो कि हाँ सब चीजें रिलायबल है, सब चीजें स्मूथली चल रही है, नहीं चल रही। यू आर नॉट लिमिटेड इन हाउ यू मूव बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, माइग्रेशन के अंदर एक और बड़ी मजेदार चीज ये होती है कि मिसाल के तौर पे आपने जो है अपने डेटा का आपने बैकअप उठा लिया, यूजर की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आपने उठा ली। पहले जो है आपके पास वो विंडोज सर्वर का एंटरप्राइज एडिशन चल रहा था, अब आप मूव करना चाह रहे हो डेटा सेंटर एडिशन पे, या पहले आपके पास जो है ऑलरेडी जो एंटरप्राइज एडिशन था, अब आप जो है नए वर्जन के स्टैंडर्ड एडिशन पे जाना चाह रहे हो, तो आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप क्रॉस प्लेटफॉर्म मूव कर सकते हो माइग्रेशन के अंदर। अपग्रेड के अंदर आप क्लास प्लेटफॉर्म मूव नहीं कर सकते। यू आर नॉट लिमिटेड बाय द प्रोसेसर आर्किटेक्चर। और फिर इसके अंदर एक और मजे का काम यह है कि 32 बिट जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको आप लोग जो है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, या 64 बिट से आप 32 बिट के ऊपर भी आप जा सकते हो। क्रॉस प्लेटफॉर्म आप लोग जो है इसके अंदर मूव कर सकते हो। यू आर नॉट लिमिटेड बाय द लैंग्वेज कॉन्फ़िगरेशन, कि पहले आप लोगों की USA की लैंग्वेज थी, अब आप जो है यूके की इंग्लिश जो है वो सिलेक्ट करना चाह रहे हो, ये भी कर सकते हो। यू कैन माइग्रेट सपोर्टेड डेटा एंड एप्लीकेशन टू द सर्वर कोर। अच्छा, सर्वर कोर क्या होता है? सर्वर कोर जो है ना एक माइक्रोसॉफ्ट का मिनिमल सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, छोटू सा जो है ना, बिल्कुल एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता, लाइक टू बी लिनक्स एनवायरनमेंट या यूनिक्स एनवायरनमेंट के कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर आप काम कर सकते हो। लेकिन सर्वर कोर के अंदर सारे के सारे जो है फुल फ्लैश सर्वर वाले फीचर नहीं होते इसके अंदर, ये लिमिटेड कमांड लाइन जो है यूटिलिटीज इसके अंदर होती है जो कि काम करती है। अच्छा, पहले मैंने जैसे बताया गया
एंटरप्राइज एनवायरनमेंट के अंदर हम लोगों ने जब भी इंस्टॉलेशन करनी होती है तो माइक्रोसॉफ्ट असेसमेंट प्लानिंग टूल किट हम लोग यूज करते हैं। इसका एजेंट जो है वो हर कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना पड़ता है। ये क्या करता है, ये आपको प्रोवाइड करता है हार्डवेयर की इन्वेंट्री, ये कंपैटिबिलिटी एनालिसिस करता है और रेडीनेस रिपोर्ट देता है कि आया कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी भी है अपग्रेडेशन के लिए, माइग्रेशन के लिए या क्लीन इंस्टॉलेशन के लिए। सपोर्ट ए वाइड रेंज ऑफ इन्वेंट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये आपको सारे का सारा एनवायरनमेंट स्कैन करके आपको बता देता है कि कितने आपके पास जो है ना क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, कितने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस किसका कौन कौन सा फ्लेवर है, कौन कौन सा एडिशन है। ठीक है, जब आपने किसी भी सर्वर के ऊपर आपने इंस्टॉलेशन करनी है, सबसे पहले तो आप लोगों ने कंपैटिबिलिटी चेक उसका जो है ना वो रन करना है। एप्लीकेशन कंपैटिबल्स भी हैं या नहीं, आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारा ERP 2012 पे चल रहा है क्या 2016 को चलेगा या नहीं, सपोर्टेड है या नहीं। तो जो आपका जो डेवलपमेंट का जो आप सेक्शन है या आपका जो QA का सेक्शन है, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो कि ये एप्लीकेशन आपके कंपैटिबल है 2016 के, या जो जिस वेंडर से आपने एप्लीकेशन ली उनसे आप पता कर सकते हो उनकी वेबसाइट पे जाके। यूपीएस जो है ना उसको आप डिस्कनेक्ट करेंगे, मतलब आपका डायरेक्ट पावर के ऊपर चलना चाहिए जब भी आपने सर्वर को आपने इंस्टॉलेशन करनी है। यूपीएस पे आपका नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर यूपीएस की बैटरी आपकी ड्रेन हो जाती है तो आपका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है ना इन बिटवीन आपका टर्मिनेट हो जाएगा और फिर जो है ना वो आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हमेशा सर्वर के इंस्टॉलेशन से पहले रिकमेंडेशन ये होती है कि आप जो है ना एग्जिस्टिंग सर्वर का जो है ना बैकअप ले लें, खास तौर पे जब आप उसको अपग्रेड कर रहे हो। और अगर आपके पास कोई ऑलरेडी एंटीवायरस इंस्टॉल हुआ हुआ सर्वर के ऊपर तो पहले उस एंटीवायरस को प्रोटेक्शन को आप डिसेबल कर लें। बेहतर ये है कि आप अपने सर्वर के ऊपर जो है मेमोरी डायग्नोस्टिक टूल आप रन कर लें और आप देख लें कि उसकी हेल्थ वगैरह को चेक कर लें कि आपका सर्वर फिट भी है या नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और अगर आपके पास जो है कोई सैन की डिवाइस है, सैन स्टैंड फॉर स्टोरेज एरिया नेटवर्क, कोई सैन है या नेटवर्क अटैच स्टोरेज है या आपके पास जो है ना मास स्टोरेज डिवाइसेज हैं, तो अमूमी तौर पर ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन जो है ना वो एरर दे देता है। वो कहता है कि जी मुझे सैन का ड्राइवर नहीं मिल रहा, मुझे जो है ना आइसकजी का ड्राइवर नहीं मिल रहा। तो आपके स्टोरेज डिवाइस है उनके ड्राइवर जो है पहले से अरेंज कर लें। और एक चीज और आपने याद रखनी है कि विंडोज सर्वर 2016 की जब भी हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो इंस्टॉलेशन के फौरन बाद आपकी फायरवॉल अनेबल हो जाती है। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल इज लाइक टू बी ए फिल्ट्रेशन टूल। जिस तरीके से आप घरों के अंदर जो है वो चाय छाननी यूज करते हैं, वो क्या करते हैं कि पत्ती को आपके अलग कर देती है और लिक्विड को फिल्टर कर देती है आपके। बिल्कुल इसी तरीके से फायरवॉल के जरिए से आप अपने इनबाउंड या आउटबाउंड ट्रैफिक को जो आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो या आप अलाउ कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट जो विंडोज फायरवॉल इंस्टॉलेशन के बाद अनेबल हो जाती है, तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि आपको कुछ एप्लीकेशन जो है वो चलना बंद हो जाए। और फिर अगर आपने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर का रोल अगर आपने इंस्टॉल करना है तो उसके लिए हमें जो है एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट को प्रिपेयर करना होता है। मतलब ये सारे के सारे वो रेडीनेस के हवाले से वो टूल्स बता रहा है, प्रिकॉशंस बता रहा है कि ये मेजर्स आप लोगों ने ले लेने हैं इंस्टॉलेशन से पहले। अच्छा, फिर आपने विंडोज सर्वर 2000 की जब आपने इंस्टॉलेशन करनी है, या विंडोज 2016 सर्वर की या 2019 सर्वर की या 2022 सर्वर की, जैसे हमने कल इंस्टॉलेशन करके देखी थी, ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन वो आपसे आपकी लैंग्वेज के बारे में पूछता है, प्रेफरेंसेस के बारे में पूछता है, कीबोर्ड लेआउट वगैरह के बारे में पूछता है। वो क्या करता है कि पहले ये चीजें आपसे इनपुट लेता है, फिर फाइलें जो है वो आपके इंस्टॉलेशन मीडिया के ऊपर मतलब आपकी हार्ड ड्राइव के ऊपर कॉपी करता है। और फिर उसके बाद जो है ना एडमिनिस्ट्रेटर की जो कॉन्फ़िगरेशन करता है कि यूजर अकाउंट वगैरह बताए, उसका जो है ना पासवर्ड वगैरह वो मांगता है। और फिर उसके बाद जो है आपके जो है ना बास सर्वर्स के अंदर जो इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है, खासतौर पर 2003 2008 के अंदर जो है ना फौरन ही इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टास्क जो है ना आपका रन होना शुरू होता है जैसे आप फर्स्ट लॉगिन करते हो। कि मतलब पूछता है कि सर्वर से आप क्या काम लेना चाह रहे हो, कौन सा रोल कौन सा फीचर करना चाह रहे हो। अच्छा, सर्वर मैनेजर एक ऐसी जगह होती है जहां से बैठ के जो है ना आप अपने सर्वर को कंट्रोल करते हो। और आप जो है ना ये सर्वर मैनेजर माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था विंडोज सर्वर 2008 से ऑनवर्ड। ये विंडोज 2008 में भी था, 2008 R2 में भी था, 2012 में भी था, 2012 R2 के अंदर भी था, 2016 में भी था, 2019 में भी है और 2022 के अंदर भी है। यहाँ से आप अपने सर्वर का रोल जो है ना प्राइमरी फंक्शनलिटी डिफाइन करते हो कि आया इसने फाइल सर्वर के तौर पे एक्ट करना है या प्रिंट सर्वर के तौर पे एक्ट करना है या एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर इसमें बनना। मतलब एक यूनिफाइड लोकेशन है जिसके जरिए से आप अपने सर्वर का जो है ना ओवरऑल जो आप डिफाइन करते हो कि इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसका पर्पस क्या है, किस मकसद के लिए जो है ना मैं ये सर्वर जो है बना रहा हूँ, इंस्टॉल कर रहा हूँ। अच्छा, मैं यहाँ अच्छा जी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सर्वर रोल क्या होता है? सर्वर रोल डिस्क्राइब द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए सर्वर। ये प्राइमरी फंक्शनैलिटी डिफाइन करता है कि सर्वर से आपने काम लेना क्या है, किस मकसद के लिए जो है ना आप ये सर्वर जो है आप लगा रहे हैं, इस सर्वर का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस सर्वर ने काम करना क्या। ठीक है, administrator can decide an entire computer to one role or install multiple server role on a single computer। अभी एडमिनिस्ट्रेटर की कॉल, एडमिनिस्ट्रेटर की मर्जी है, चाहे तो वो उसके ऊपर अपने सर्वर के ऊपर एक ही रोल इंस्टॉल करे, चाहे जो है उसके ऊपर वो मल्टीपल रोल इंस्टॉल कर ले। ईच रोल कैन इंक्लूड वन और मोर रोल सर्विसेज और सब एलिमेंट ऑफ ए रोल। अच्छा, बाज रोल्स ऐसे होते हैं कि जब आप रोल्स इंस्टॉल करते हो तो उसके कुछ सपोर्टिंग टूल या उसके जो सब एलिमेंट्स भी जो है ना वो साथ में इंस्टॉल करता है।
Server manager is a tool that is used to install, configure and remove server role. सर्वर मैनेजर एक ऐसी जगह होती है जहां से हम लोग जो है ये सर्वर रोल्स जो है वो इंस्टॉल करते हैं या हम लोग अनइंस्टॉल करते हैं। रोल का मतलब क्या, रोल का मकसद क्या, कि मैंने ये डिफाइन करना है कि सर्वर किस मकसद के लिए मैं बना रहा हूँ, इसका प्राइमरी फंक्शन है क्या ये एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज है, इसने यूजर्स को ऑथेंटिकेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, यूजर्स को ऑथराइज करना है, या डीएनएस सर्वर के तौर पे करना है, डोमेन नेम सिस्टम को इसने जो है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में, आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में रिजॉल्व करना है, या फाइल सर्विसेज का रोल मैंने इसमें इंस्टॉल करना है कि यूजर अपने ऊपर डेटा जो है वो रख सके, अपनी फाइलें जो है उसके ऊपर स्टोर कर सके, या मैंने इसके जरिए से प्रिंटिंग की फैसिलिटी जो अपने यूजर्स को प्रोवाइड करनी है कि यूजर्स जो है वो प्रिंट की सर्विसेज ले सकें, या फिर इसके ऊपर मैंने अपनी वेबसाइट कॉन्फ़िगर करनी है या एफटीपी साइट कॉन्फ़िगर करनी है, या मैंने अपना एसएमटीपी सर्वर बनाना है, मतलब आईआईएस का रोल, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर का रोल इंस्टॉल करना है। मतलब प्राइमरी फंक्शनैलिटी डिफाइन करता है कि सर्वर ने क्या करना है। अगर तो आपके पास अच्छी मशीन है, आपके पास अच्छा हार्डवेयर है, तो फिर तो आप मल्टीपल रोल्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर अच्छा हार्डवेयर नहीं है तो फिर जो है आप सिर्फ एक आध रोल उसके ऊपर जो है वो सर्वर का इंस्टॉल करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। और फिर बाद में ये है कि कुछ रोल्स की किसी के साथ कन्फ्लिक्शन भी होती है, या रिकमेंडेशन ये है कि कुछ स्पेसिफिक रोल जो है माइक्रोसॉफ्ट मना करता है कि बेटर जो है ना परफॉर्मेंस के लिए बेहतरी है, या सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से इन स्पेसिफिक रोल्स को आपस में आप कंबाइन ना करें, आप इकट्ठा ना रखें, आप बल्कि डेडिकेटेड मशीन्स के ऊपर डेडिकेटेड रोल इंस्टॉल करें। लेटर इंशाल्लाह उन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक आप लोगों को मैं ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ, जल्दी से बता देता हूँ कि सर्वर रोल जो वो कितनी तरह के होते हैं। वैसे तो सर्वर रोल जो है ना आपके ये जो है बहुत सारे हैं आपके, और विंडोज 2008 से माइक्रोसॉफ्ट ने सर्वर मैनेजर जो है इंट्रोड्यूस करवाया था, और अभी जो है 2008 के बाद 2012 आया, 2016 आया, 2019 आया, 2022 आ गया। तो बहुत सारे रोल जो है ना वो स्टिल एज इट इज माइक्रोसॉफ्ट ने कंटिन्यू किया 2008 से लेके 2022 तक। सर्वर रोल के अंदर एक आपका एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज हो सकता है। सर्टिफिकेट सर्विसेज क्या करता है, बेसिकली आपके डिजिटल सर्टिफिकेट जो है ना वो यूजर्स को, डिवाइसेस को प्रोवाइड करता है। डिजिटल सर्टिफिकेट का मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पे आप लोगों ने गाड़ी चलानी है, मोटर बाइक चलानी है, तो आपको जो है ना लाइसेंस लेना पड़ता है, ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ता है। ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना एक अथॉरिटी है जो कि ट्रैफिक पुलिस आपको इशू करती है कि ये बंदा एलिजिबल है एलटीवी के लिए या एचटीवी के लिए, ये हैवी व्हीकल चला सकता है या लाइट ट्रांसपोर्ट जो है ना व्हीकल ये चला सकता है, क्या ये कार मोटरसाइकिल जीप चला सकता है या सिर्फ जो है ना ये कार चला सकता है, तो वगैरह वगैरह। तो बिल्कुल इसी तरह से जो आपके नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस ने कम्युनिकेशन करनी है, एप्लीकेशन ने कम्युनिकेशन करनी है, आपका जो यूजर नेम पासवर्ड है वो प्लेन टेक्स्ट के अंदर आपके ट्रेवल करेगा या आपके इंक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर ट्रेवल करेगा, और आपके जो है ना एसएसएल सर्टिफिकेट आप लोगों की जरूरत होती है। तो ये सारे सर्टिफिकेट और इससे मुतल्लिका काम जो है ना वो आपके एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज करती हैं। या इसकी दूसरी एग्जांपल आप ऐसा समझ लें, स्टेडियम में मैच देखने के लिए जाना आपने, तो मैच देखने के लिए आपको एंट्री टिकट की जरूरत है। बिल्कुल इसी तरह से नेटवर्क के अंदर सिक्योरली कम्युनिकेट करना है तो डिजिटल सर्टिफिकेट की जरूरत होती है डिवाइसेस को, यूजर को। वो कौन प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है आपके एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज। माइक्रोसॉफ्ट एनवायरनमेंट में इसका नाम है एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज, लेकिन जेनेरिक टर्मिनोलॉजी जो इसके लिए जो होती है उसको हम बोलते हैं पीकेआई। पीकेआई स्टैंड्स फॉर पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, सर्टिफिकेट आपके दो तरह के होते हैं, आपके प्राइवेट सर्टिफिकेट भी होते हैं, पब्लिक भी होते हैं। पब्लिक का मतलब जो आप इंटरनेट से, डोमेन इंटरनेट से आप परचेज करोगे, लाइक गोडैडी वगैरह से, वेरिटास वगैरह से। और प्राइवेट सर्टिफिकेट अथॉरिटी का मतलब जो आप अपने एनवायरनमेंट खुद से सर्टिफिकेट अथॉरिटी कॉन्फ़िगर करोगे। एक्टिव डायरेक्टरी राइट्स मैनेजमेंट सर्विसेज, ये एक दूसरा प्रोमिनेंट रोल है। ये क्या करता है कि ये आप लोगों के फाइल फोल्डर्स को अगर आप लोगों ने सिक्योर करना है, आप लोगों ने डिफरेंट टाइप की परमिशंस लगानी है कि कौन कौन सा यूजर, कौन कौन सा ग्रुप जो है सिर्फ रीड ओनली एक्सेस देनी है, किस किस को आपने एडिट के आपने राइट्स देने हैं, किस किस को आपने फुल प्रिविलेजेस देने हैं। तो आपने अपने डिफरेंट रिसोर्सेज के ऊपर डिफरेंट टाइप की परमिशंस आप लोगों ने कॉन्फ़िगर करनी है। उस मकसद के लिए हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी राइट मैनेजमेंट सर्विसेज जो है अपने नेटवर्क एनवायरनमेंट में ये रोल कॉन्फ़िगर करते हैं। डीएचसीपी, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर, क्लाइंट कंप्यूटर्स को हम लोगों ने ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास 100 कंप्यूटर है, मैं नहीं चाह रहा कि हर मशीन के ऊपर जाके मैनुअल आईपी एड्रेस में टाइप करूं। तो आईपी एड्रेसिंग इंशाल्लाह हम लोगों का आगे एक चैप्टर आएगा, 1 या 2 दिन का हम लोगों का लेक्चर होगा आईपी एड्रेसिंग का, जिसमें इंशाल्लाह हम लोग जो आईपी एड्रेसिंग को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आईपी एड्रेसिंग की क्लासेस कितनी तरह की होती है, आईपी एड्रेसेस कितने तरह के होते हैं, IPv4 क्या होता है, IPv6 क्या होता है, सबनेटिंग क्या होती है, आईपी एड्रेस की बाइनरी से डेसिमल में, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन कैसे करते हैं, सबनेटिंग वगैरह क्या होती है, डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है, सबनेट मास्क क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग आईपी एड्रेसिंग के जो है ना चैप्टर में डिस्कस करेंगे। डीएचसीपी का काम क्या है, डीएचसीपी सर्वर जो है ना ऑटोमेटिकली, डायनामिकली जो है ना, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर क्लाइंट कंप्यूटर को ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम, ये डोमेन नेम सर्विसेज, ये डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में, आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में रिजॉल्व करता है। आपकी जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितने भी पोर्टल हैं, आपको इंटरनेट पे जो कुछ भी नजर आ रहा है, जितनी डिवाइस है, हर डिवाइस का अपना एक आईपी एड्रेस है।
आईपी एड्रेस की बेस के ऊपर वो डिवाइस नेटवर्क पे कम्युनिकेट कर रही है। लेकिन बीइंग ए ह्यूमन हमारे लिए आईपी एड्रेस याद रखना पॉसिबल नहीं है। एक ऐसा सिस्टम जो कि डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में, आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में रिजॉल्व करता है, उसको हम लोग बोलते हैं डीएनएस। लाइक टू भी आप कहने लगे जैसे आपके फोन बुक है, आपके मोबाइल के अंदर कि आप लोगों ने एक इंडेक्स बनाया हो और अपने सारे रिलेटिव्स के या आपने अपने सारे दोस्तों के, जानने वालों के, आप लोगों ने अपने नंबर उसमें सेव किए अल्फाबेटिकली। असद को कॉल करनी है, आप असद सेलेक्ट करके सेंड कर देते हो, आपको नहीं पता कि असद का नंबर क्या है। तो बिल्कुल इसी तरह से जो क्लाइंट की जो क्यूरी है, चाहे वो किसी वेबसाइट के लिए हो, किसी वेब पोर्टल की हो, किसी इंटरनल सर्वर के लिए, सबसे पहले डीएनएस के पास आती है। डीएनएस उसको चेक करता है, फिर उसके बाद रिक्वेस्टेड आईपी एड्रेस जो है ना वो क्लाइंट को जो है ना प्रोवाइड कर देता है। फैक्स सर्वर ये है कि अगर आप लोगों ने फैक्सेस को, आप लोगों ने फैक्स मशीनों का अगर आप लोगों ने मैनेज करना है, या आपने सर्वर के जरिए से आपने फैक्स की जो है सर्विसेज लेनी है, इस मकसद के लिए फैक्स सर्वर हम लोग यूज करते हैं। फाइल सर्विसेज ये है कि अगर आपके यूजर्स ने अपने डेटा को जो है नेटवर्क लोकेशन के ऊपर कहीं पर स्टोर करना है, और फिर आप डिफरेंट टाइप के ऊपर परमिशंस लगाना चाह रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाह रहे हैं आप, और मतलब मकसद ये है कि जो आपका जो स्कैटर्ड डेटा जो आपका ऑर्गेनाइजेशन में पड़ा हुआ है, तो उसको हायरार्किकल फॉर्म के अंदर ऑर्गेनाइज करके रखना है। इसके लिए एक सर्वर रोल है, एक हम लोग स्पेशल जो है ना वो चीज कॉन्फ़िगर करके देखेंगे, जिसको बोलते हैं डीएफएस। डीएफएस स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम सर्वर। तो फाइल सर्वर का एक अलग से रोल होता है। हाइपर वी कि अगर आप लोगों ने वर्चुअलाइजेशन करनी है, वर्चुअल मशीन बनानी है, आपने फिजिकल सर्वर के ऊपर आपके तगड़ा हार्डवेयर है, आप लोगों ने 10 12 15 मशीनें, आपने वर्चुअल मशीनें बनानी है, तो आप हाइपर वी का रोल इंस्टॉल करोगे। नेटवर्क पॉलिसी एंड एक्सेस सर्विसेज कि अगर आप लोगों ने जो है कोई नेटवर्क के ऊपर आप लोगों ने डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज लगानी है, या एक्सेस को आप लोगों ने रिस्ट्रिक्ट करना है, या मिसाल के तौर पे आप लोगों ने एक्सेस, नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन आप लोगों ने कॉन्फ़िगर करनी है, या आप लोगों ने जो है अपने राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस कॉन्फ़िगर करनी है, रेडियस सर्वर कॉन्फ़िगर करना है। तो इस मकसद के लिए जो है हम लोग नेटवर्क पॉलिसी एंड एक्सेस सर्विसेज का रोल जो है इंस्टॉल करते हैं। प्रिंट सर्विसेज ऑफ कोर्स जो आपके मल्टीपल प्रिंटिंग डिवाइसेस है उनको मैनेज करने के लिए, फिर प्रिंट के पूल को मैनेज करने के लिए कि आपके जो है ना किस किस यूजर को, किस किस ग्रुप को किस किस तरह के प्रिंटिंग के राइट्स देने हैं, किसकी प्रिंट की जो है प्रायोरिटी ज्यादा होगी, किसकी प्रिंट की प्रायोरिटी कम होगी। अगर पेपर आपके किसी डिवाइस में फंस जाता है, जैम हो जाता है, तो उसको प्रिंटिंग सर्विसेज को कैसे रिज्यूम करना है, किसको आपने बल्क क्वांटिटी के अंदर प्रिंट अलाउ करना है, किसको आप लोगों ने लिमिटेड प्रिंट अलाउ करना है, किसको आपने प्रिंट की फैसिलिटी नहीं देनी। टर्मिनल सर्विसेज, टर्मिनल सर्विसेज का जो नया नाम है वो रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज है, कि आप एक सर्वर से बैठ के दूसरे सर्वर के रिमोटली आप एक्सेस करना चाह रहे हो। फिर टर्मिनल सर्विस जो है ना हम लोग एप्लीकेशन शेयरिंग मोड के अंदर भी करते हैं। और टर्मिनल सर्वर के अंदर फिर आगे जो है डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, कि मिसाल के तौर पे अगर आप के क्लाइंट जो है ना किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं, लेकिन क्लाइंट के पास हार्डवेयर इतना अच्छा नहीं है, इतना पावरफुल नहीं है, इतना तगड़ा नहीं है, तो आप जो है ना वो टर्मिनल सर्वर को एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दोगे, और जो है ना क्लाइंट जो है एज ए डम टर्मिनल उसको एक्सेस करेंगे, क्लाइंट जो है वो प्रोसेसिंग करेंगे, उनको फील ये होगा कि वो उनके पास हो रहा है सारा कुछ, इंटरफेस सिर्फ उनको मिलेगा, लेकिन एक्चुअल काम वो सर्वर के ऊपर हो रहा होगा। तो ये एप्लीकेशन शेयरिंग मोड जो है ना टर्मिनल सर्वर जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें इंशाल्लाह हम लोग उसको देखेंगे। विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज यानी रिमोट इंस्टॉलेशन अगर आप लोगों ने करनी हो सर्वर के जरिए अपने क्लाइंट कंप्यूटर पे, तो उसके लिए हम लोग विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज जो है ना वो यूज करते हैं। अच्छा, एक्टिव डायरेक्टरी का जो है ना हम लोगों के इसके अंदर पूरा एक पेपर है हम लोगों के कोर्स के अंदर। और फिर एक्टिव डायरेक्टरी के जो है ना वो डिफरेंट जो है वो रोल है। 2003 के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी के नाम से सिर्फ एक ही चीज, एक ही रोल हुआ करता था, लेकिन 2008 R2 12 16 19 22 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने इसको 5 डिफरेंट हिस्सों में इसको सेग्रीगेट कर दिया हुआ। जो सबसे ज्यादा एक्टिव डायरेक्टरी का रोल यूज होता है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, ये सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है, कि आप लोगों ने अपने एक सेंट्रल जगह से बैठ के यूजर्स को, कंप्यूटर्स को, ग्रुप्स को, ग्रुप पॉलिसीज को आप लोगों ने मैनेज करना। ठीक है, सिंगल पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप लोगों ने बनाना है। एक्टिव डायरेक्टरी लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विसेज कि आप लोगों को एलडैप सर्विसेज चाहिए विदाउट डोमेन एनवायरनमेंट, वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट में आपको एक्टिव डायरेक्टरी के मल्टीपल इंस्टेंसेस चाहिए। तो बाज जो है ना सिनेरियो के अंदर, खासतौर पे जब हम एक्सचेंज सर्वर का एज सर्वर लगाते हैं, तो वहां पे हमें एक्टिव डायरेक्टरी लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज जैसे पहले बताया कि आपके डिजिटल सर्टिफिकेट्स आपको इशू करता है, आपने अपनी इंटरनल सर्टिफिकेट अथॉरिटी आपने कॉन्फ़िगर करनी है। एक्टिव डायरेक्टरी राइट मैनेजमेंट सर्विसेज आपके नेटवर्क के रिसोर्सेज को आप लोगों ने सेफगार्ड करना है, कि आप लोगों ने परमिशंस को मैनेज करना है बल्क क्वांटिटी के अंदर, राइट्स को आप लोगों ने मैनेज करना है, किसी को रीड ओनली के राइट्स देने हैं, किसी को आप लोगों ने फुल कंट्रोल के राइट्स देने हैं, किसी को मॉडिफाई के राइट्स देने हैं। ठीक है, तो इस मकसद के लिए हम एक्टिव डायरेक्टरी राइट मैनेजमेंट सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज कि अगर आप लोगों के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का अगर आप लोगों के मर्जर होता है, कि मिसाल के तौर पे आप लोगों के कोई जॉइंट वेंचर आपके हो रहा है, तो आप ये चाह रहे हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाह रही है, तो इस मकसद के लिए हम लोग जो है ना एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विस इंस्टॉल करते हैं। या फिर जहाँ कहीं भी आपकी मल्टीपल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन चल रही हो और आप लोगों ने सिंगल साइन ऑन का, एसएसओ का आप लोगों ने फीचर आप लोगों ने एनेबल करना हो, या मिसाल के तौर पे डिफरेंट पोर्टल्स के ऊपर जाने के लिए बार बार यूजर ने पासवर्ड जो है वो देना पड़ता है, आप इस चीज से बचना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि एक ही बार यूजर ने पासवर्ड दे और वो हर जगह पे ऑथेंटिकेट हो जाए। तो इस मकसद के लिए मल्टीपल एप्लीकेशन के दरमियान जो आप लोगों ने फेडरेशन ट्रस्ट आप लोगों ने बनाना होता है,
तो उसके लिए आप जो एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज जो है ये सिंगल साइन ऑन कॉन्फ़िगर करने के लिए आप ये रोल इंस्टॉल करते हो। मतलब एक्टिव डायरेक्टरी के जो 5 प्रोमिनेंट रोल है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी राइट मैनेजमेंट सर्विसेज और एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज। इन पांचों के सवाल जो है ना आप लोगों के पेपर के अंदर भी आते हैं, और जब आप किसी जगह पे जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हो तो फिर भी इन पांचों चीजों के बारे में जो है पूछा जाता है। तो ये आप लोगों ने लाजमी जो है ना ध्यान से तवज्जो से आप लोगों ने पढ़ने। अच्छा, इन सब के लिए जो फाउंडेशन है, जो कोर है, जो बेस है, वो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज है। एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज जो है ना इन सब की फाउंडेशन होती है। वो आपके जो है ना ADDS इज द फाउंडेशन फॉर ए फंक्शनल नेटवर्क। सबसे पहले एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज होगी, देन ऑन टॉप ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज जो है ना अपने डिफरेंट जो सर्टिफिकेट सर्विसेज, राइट मैनेजमेंट सर्विसेज या फेडरेशन सर्विसेज आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और मोस्टली जो आपके सर्वर रोल्स है ना वो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के साथ जो है ना इंटीग्रेटेड होते हैं या इसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और फिर अगर आपके इस सर्वर के ऊपर जिसपे एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हुई भी हो, तो फिर अगर आप उसके ऊपर कोई रोल इंस्टॉल करते हो, मिसाल के तौर पे आप उसमें DNS या DHCP करते हो, तो आपके पास एडिशनल ऑप्शन जो है ना उसके ऊपर आपके पास आ जाती है। ठीक है, वो आपको एडिशनल रिसोर्सेज जो है ना आपको उस सर्वर के वो प्रोवाइड करते हैं, आपके लिए कुछ जो है ना मजीद जो है ना इंटीग्रेशन की फंक्शनैलिटी आपको जो है ना प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज बेसिकली जो है ना मेन ऑब्जेक्टिव इसका ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करना, कि यूजर नेम पासवर्ड वगैरह को वैलिडेट करना। ठीक है, फीचर्स क्या होता है, जो सर्वर के साथ जो उसके सपोर्टिंग टूल होते हैं, बाज रोल्स के लिए हमें जो है ना सपोर्टिंग टूल की भी जो है ना जरूरत पड़ती है, यानी सपोर्टिंग कंपोनेंट जो है ना उसको हम लोग फीचर कहते हैं। सर्वर फीचर प्रोवाइड ऑक्सिलरीज और सपोर्टिंग फंक्शंस टू ए सर्वर। Typically, administrators add feature not as the primary function of a server, but to augment the functionality of install role। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने एक फाइल सर्वर बनाया या आप लोगों ने SQL सर्वर अपने डेटाबेस बनाया, अब उसके आप लोग फेल ओवर क्लस्टरिंग करना चाह रहे हो कि नेटवर्क आप कहोगे एक सैंड ड्राइव के ऊपर, एक ऐसी स्टोरेज के ऊपर जो कि दोनों सर्वर्स के साथ साइमल्टेनियसली माउंट हुई भी है। आप ये चाहते हो कि अगर एक सर्वर आपका डाउन हो जाए तो आपके यूजर्स जो है ना सफर ना करें, ऑटोमेटिकली दूसरी जो पैसिव नोड है वो उसके जो है ना सारे रिसोर्सेज को टेक ओवर कर ले। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं फेल ओवर क्लस्टरिंग। तो ये फेल ओवर क्लस्टरिंग का जो है ना कोई रोल नहीं होता, बल्कि इसका फीचर होता है। या मिसाल के तौर पर आपने सर्वर का बैकअप लेना, बैकअप को जो, या आप क्या लेंगे जी, आपने एप्लीकेशन नेटवर्क की एप्लीकेशन को लोड बैलेंस करना है, तो NLB का जो है ना एक आपकी फंक्शनैलिटी, एक एडिशनल फंक्शनैलिटी है कि जो नेटवर्क के लोड को जो बैलेंस करेगी। तो ये भी आपका फीचर, आपका प्राइमरी रोल नहीं है। सर्वर मैनेजर इज द टूल दैट यू कैन यूज टू इंस्टॉल, कॉन्फ़िगर एंड मैनेज फीचर्स इन द विंडोज सर्वर 2008। सर्वर मैनेजर ही वो जगह होती है जहां से आप जो है ना डिफरेंट टाइप के फीचर्स जो है ना आप इंस्टॉल करते हो 2008 में, 2008 R2 में, 2012 में, 2016 में, 2019 में, 2022 के अंदर। सर्वर फीचर्स आर द सपोर्टिंग सर्विसेज दैट कैन बी इंस्टॉल। इसकी एग्जांपल्स यहाँ पे उन्होंने दी हुई है कि .NET फ्रेमवर्क, ये आपके फाउंडेशन है मल्टीपल वेब एप्लीकेशंस के लिए। बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन, पूरी की पूरी ड्राइव को अगर आप लोगों ने इंक्रिप्ट करना है, कि मिसाल के तौर पे अगर कोई आपके सर्वर में से हार्ड ड्राइव निकाल भी ले, तो आपकी जो है ना यूजफुल इंफॉर्मेशन उसके लिए जो है ना अनएक्सेसिबल होंगी, और वो उसके लिए यूजफुल नहीं होगी। वो ड्राइव अपने कंप्यूटर में लगाएगा भी तो उसके किसी काम की नहीं होगी। नेटवर्क लोड बैलेंसिंग का फीचर के डिफरेंट एप्लीकेशंस पे अपने नेटवर्क को लोड बैलेंस करना है कि सारी की सारी रिक्वेस्ट जो है वो एक सर्वर पे ना आए, उसको ओवरलोड ना करे, बल्कि जो है ना उसको राउंड रॉबिन में कॉन्फ़िगर करके पहले एक रिक्वेस्ट एक सर्वर पे आए, फिर दूसरी दूसरे पे आए, तीसरी फिर पहले पे आए, चौथी फिर दूसरे पे आए। ये काम करना है। ये फेल ओवर क्लस्टरिंग आप लोगों ने एप्लीकेशंस की या सर्वर की या सर्विसेज की हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगर करनी है। डेस्कटॉप एक्सपीरियंस कि आपने सर्वर एनवायरनमेंट में बैठ के आपने क्लाइंट का इंटरफेस आपने जो है ना वो गेट करना है। सर्वर के ऊपर उमूमी तौर पे जो है ना ये 3D आइकन्स वगैरह नहीं होते, आपके थीम्स वगैरह नहीं होते, वॉलपेपर, स्क्रीन सेवर, इस तरह की चीजें नहीं होती। अगर आपने इस तरह की चीजें, इस तरह की फंक्शनैलिटी, या बाय डिफॉल्ट जो है ना सर्वर के अंदर आपके जो है ना वॉइस का जो है ना और ऑडियो का साउंड का ड्राइवर भी डिसेबल होता है, तो इस तरह के अगर आप लोगों ने काम करने हैं क्लाइंट वाले, तो आप डेस्कटॉप एक्सपीरियंस जो है ना आप ये इसका फीचर एनेबल करोगे। विंडोज पावरशेल ये एक अलग से फीचर है, कमांड लाइन इंटरफेस है जिसके अंदर आप लोग स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये यहाँ तक आज हम लोगों का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था ये सर्वर रोल्स के बारे में, सर्वर फीचर्स के बारे में। तो हम लोगों ने कल जो है इंस्टॉल करके देखा था विंडोज सर्वर 2022 को और विंडोज 10 को। ये विंडोज 22 जो है विंडोज सर्वर 22, ये अभी मैं इसके ऊपर आपके सामने लॉगिन कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि सर्वर मैनेजर का, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा था कि सर्वर मैनेजर जो क्या चीज़ है। अच्छा, ये अब अगर आप लोगों ने देखना होगा ये मैंने वाकई विंडोज 22 इंस्टॉल किया हुआ है, नहीं कि अच्छा सबको नजर आ रही है ना स्क्रीन मेरी? जी 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 ये देख जी, यहाँ पे देखें कि विंडोज सर्वर 22 का मैंने वैल्यूएशन एडिशन इंस्टॉल किया होगा, और ये 180 डेज के लिए, मतलब 6 महीने के लिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि 6 महीने के अंदर आप इसमें टेस्टिंग कर सकते हैं विदाउट एनी पुटिंग एनी की, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के फ्री डाउनलोड से जो है ना आप लोग डाउनलोड कर सकते हो ये।
64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज 10 के ऊपर हम लोगों ने इसकी वर्चुअल मशीन बनाई। अभी कोई क्वेश्चन मेरे से कर रहा था कि बेस ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा होस्ट जो है उसके ऊपर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लो लेवल का हो, मिसाल के तौर पे क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम हो और उसके अंदर वीएम क्या हम हाई फंक्शनैलिटी वाली बना सकते हैं। बिल्कुल ही आपके सामने हमारे पास जो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारा होस्ट है वो विंडोज 10 की मशीन है, जबकि उसके ऊपर हम लोगों ने सर्वर प्लेटफॉर्म की हम लोगों ने एक वीएम बनाई हुई है गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है 2022 वो हम लोगों ने इंस्टॉल किया होगा। अच्छा, ये सर्वर मैनेजर जो इसको आप लोग कहाँ से खोलते हो? सर्वर मैनेजर जो है ना आप लोगों के स्टार्ट मेन्यू के अंदर यहाँ पे सामने भी आ रहा होता है ये सर्वर मैनेजर, या आप जो है सिंपल रन के अंदर यहाँ पे आके सर्वर मैनेजर लिखें, या फिर आप जो है कंट्रोल पैनल के अंदर जाएं। तीनों तरह से जो है ना हम लोग सर्वर मैनेजर को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं पिन टू टास्क बार कर लेता हूँ तो ये इसका एक आइकन यहाँ पर नीचे आ जाएगा। ठीक है, सर्वर मैनेजर हमारे पास वो जगह है और ये सिर्फ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर नहीं होता, जिसके जरिए से हम लोग कोई रोल या कोई फीचर जो है कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं या कंप्यूटर से रिमूव करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने कोई रोल या फीचर आपने इंस्टॉल करना हो, आप मैनेज पे क्लिक करोगे, ऐड रोल फीचर पे क्लिक करोगे। बिफोर यू बिगिन ये विजिट चलेगा, जब हम करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा कि ये रोल बेस्ड फीचर क्या चीज है, रिमोट डेस्कटॉप क्या चीज है। ठीक है, और देन ये देखें ये सारे के सारे सर्वर रोल्स हैं, ये प्राइमरी फंक्शनैलिटी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी विंडोज सर्वर 2022 के अंदर जो है ना बुनियादी जो इसका सर्वर का रोल है वो 20 रोल है। ये 20 रोल के अंदर से कुछ मैंने आप लोगों को बताया, कुछ रोल जो है ना इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं दिए जो कि पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर नहीं थे, 2012 2016 वगैरह के अंदर नहीं थे। लाइक ये होस्ट गार्डियन सर्विस जो है ना ये नहीं है, ये पहले नहीं हुआ करते थे। ठीक है, और कुछ को माइक्रोसॉफ्ट ने जो है ना रीनेम कर दिया। लाइक ये वॉल्यूम एक्टिवेशन सर्विसेज जो है ना ये विंडोज सर्वर 2012 R2 से माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस करवाई 2008 में, 2012 के अंदर सिंपल ये नहीं है। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये सारे के सारे फीचर्स हैं। ठीक है, ये 2012 के अंदर जो है 54 हुआ करते थे फीचर, सॉरी 2016 के अंदर 54 फीचर हुआ करता था, तो आई बिलीव अब ये जो है ना 54 से ज्यादा ही होंगे। ठीक है, ये सारे के सारे एडिशनल टूल, एडिशनल ऑक्सिलरीज हैं जो कि सपोर्टिंग टूल के तौर पे एक्ट करते हैं आपके सर्वर के। तो इंशाल्लाह कल जो है हम लोग इसको अपने लेक्चर को